आपका बच्चा जब दुनिया में खड़े होकर बोले तो उसके मुंह से यह बात ना निकले कि कोई उसको चेक करे और वो कहे आपको ये सुनी सुनाई बातें आप बताते हैं, झूठी बातें हैं। इसलिए मैं इसी पीड़ा के साथ कह रहा हूं, भारत को बताया गया 1947 में आजाद हुआ। थोड़ी देर के लिए झूठ भी मान लेते हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे मालूम है क्या हुआ है? 1958 1958 तक सुभाष के घर की जासूसी हुई। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका नाम आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत की आंतरिक सुरक्षा देखती है, 1968 तक भारत की इंटरनल सुरक्षा को देखने वाली आईबी जो भी कुछ करती थी उसकी फाइल बनके ऑफिशियली इंग्लैंड जाती थी। हम आजाद हैं। हां, जहां हम खड़े हैं उसके पीछे सिर्फ एक आध कारण नहीं है, हमारी चुप्पी भी है। हमने सबको चलने दिया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सतीश भाई अभी चले गए हैं, उनके परिवार में शायद कोई बीमार हो गया है। मैं सतीश भाई को बता रहा था कि हमने तो इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी है कि हमने अपनी नौकरी, अपना बच्चा, वो सीईओ बन जाए, वो गवर्नर बन जाए, वो यहां चला जाए, बस हमें इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। हम एज ए नेशन बात ही नहीं कभी करते हैं। इसलिए हमारी प्रायोरिटी कुछ और ही है, और फिर हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ मुंह देखते हैं। आज तक मुझे बता दीजिए, भारत की राजनीति में कभी यह डिस्कोर्स बना? राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादियों को छोड़ दीजिए, बड़े बड़े संगठन है इस देश के अंदर, उनका यही काम था कि वो लोगों को सच बता देते हैं। लोग इतने समझदार हैं कि अपने आप तय कर लेते हैं हमें करना क्या है। और आज भी जब बहुत सारी बातें होती तो मुझे लगता है कि हम कहते तो हैं कि हम सनातनी बहुत समझदार हैं, बहुत हम पढ़े लिखे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया कि पढ़े लिखे का डेफिनेशन आप सिर्फ किताबें पढ़ के आप समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हो गए। अगर आप फर्स्ट डिवीजन आ गई तो आप पढ़े लिखे हो गए, और जिसकी थर्ड डिवीजन आई है वो पढ़ा लिखा नहीं है। हमारा इतिहास बताता है, जो डिग्री की चिंता में रहते हैं वो जीवन भर नौकरी बचाते हैं, राष्ट्र नहीं बचाते हैं। जब भी समय आया होगा आप देखें, बिना डिग्री वालों ने ही सबसे आगे खड़े हुए हैं। इसके पास तो कोई भी डिग्री नहीं है, ये तो बेडिग्री के हैं। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि साहब अरे वो बहुत बड़े ज्ञानी है। भाई ठीक है, ज्ञान है, उस सब्जेक्ट की जानकारी है, इसका इससे क्या संबंध है कि वो ज्ञानी है तो वो सभी कुछ जानते होंगे। हमने अपनी चुप्पी के कारण, अपने स्वार्थों के कारण यह स्थिति पैदा कर दी है कि हम 2022 के भारत में खड़े हुए हैं, और आज भारत के साथ में एक पैरेलल संविधान चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। और हमारे ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं, आप देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। कोई हमको शर्म नहीं है, कोई अपोलोजिस्टिक नहीं है। हम इसलिए नहीं करते कि कोई हमारा निजी झगड़ा है। हम इस सरकार से, देश से, अपने समाज से बार बार पूछते हैं कि यह मुद्दा आपने क्यों नहीं बनाया, और उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जिन्हें आप अपना समझ करके वोट दे रहे थे। ये तो अपने हैं ना, ये तो राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा पे हैं। तो अगर सत्ता में जाकर के कुछ नहीं भी कर पाए, कोई गम नहीं कि नहीं था आपके पास बहुमत इसलिए आप रोक नहीं पाए किसी को, इसका कोई गम नहीं है। लेकिन गम इस बात का है, उस बात को समाज में बताने से हिचकिचा क्यों रहे थे। जिनसे आपका युद्ध है, कम से कम वो अपनी बात को, चाहे कश्मीर हो चाहे केरला हो, किसी को अच्छी लगे न लगे, वो अपने एजेंडे की बात को खूब बताते हैं। आपने नहीं बताया, इसलिए आज आपको यकायक पता चल रहा है। हम 10 साल हो गए कहते कहते। लोग कहते थे कैसी पागलों जैसी बातें करते हो। यहां पे दिक्कत है, लोगों को लगता है कि अगर हमें इसमें कोई साझेदारी भूमिका निभानी पड़ेगी तो उससे पहले वो हमें ही पागल घोषित कर देते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसी बातें मत करिए, आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। हमारे माहौल बिगाड़ने से 1947 हुआ था। नुपुर शर्मा के बोलने के कारण अली की हत्या हुई थी। जंगे बदर इसी के नुपुर के बोलने की वजह से तो हुआ था। जो दिल चाहे बक रहे हैं लोग,
क्योंकि उनको लगता है कि यार हम नहीं निभाएंगे इसमें भूमिका, ये 2-4 लोग निभाएं ताकि मरें तो यही मरें। इसलिए आप बोले नहीं, और आपके शत्रु ने कभी आपको यह बोध नहीं होने दिया, और आपके अपनों ने आपको चम्मच से नहीं डिब्बा भर भर के घुट्टी पिलाई राष्ट्रवाद की। बस यही है, चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय करो और भारत सुरक्षित। किसी ऐसे मुद्दे पे जिससे इस राष्ट्र का अस्तित्व ही जुड़ा हुआ है, हम उस पे भी चुप हैं, तब लगता है कि आप कहते तो हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आपको इस राष्ट्र की चिंता है। लेकिन आप अगर नहीं कर सकते थे तो करोड़ों लोगों को जागृत कर देते, कुछ न कुछ पागल खड़े हो जाते और निपटा देते। लेकिन आपने नहीं बताया, और आप कहते हैं हमारे पास यही काम है, हम तो ना हमारे बीवी हैं ना बच्चे हैं। तब तो आपका ज्यादा दायित्व था, हमको तो फिर भी किराया देना होता है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून बना 1995 में आप नहीं बोले, 2013 में भी आप नहीं बोले। किस स्वार्थों के लिए नहीं बोले? और आज जब बोलो तो लोग कहते अच्छा ऐसा हो गया। देश का सबसे धनाढ्य आदमी, उसके चारों तरफ भी पैसे से चाटुकार लोग हैं, उन्होंने भी नहीं बताया। जो आदमी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करता हो उसको भी नहीं पता, क्योंकि उसके चाटुकारों ने कहा क्या जरूरत है बताने का, बड़ा आदमी है। 6 साल पहले मुंबई में बोला, बड़ी देर में कान में आवाज गई। 2 साल पहले उन्होंने मुझे बुलाया एक होटल में, कहा ये आप जो बात कह रहे हैं ये हमें तो पता नहीं है। मैंने कहा मकान आपका बिका है, पूछ मुझसे रहे हो। तब उनको समझाया कि ये वक्फ कानून क्या है। हम सब पार्लियामेंट में चुप बैठे रहे, बोले नहीं। हमारी गिनती 117 थी 2013 में। एक बता दीजिए मुझे कोई सभा हुई हो जिसमें किसी ने घर के अंदर, चौराहे पे, पुलिया पे, बातचीत में, यार कोई ऐसा कानून पास हुआ है क्या, इस कानून का मतलब है क्या? ना ना ना, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब सर चढ़ के बोल रहा है जब दुनिया को पता चल गया है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40, 35, 36 एक ऐसा कानून है जो दुनिया में नहीं हो सकता। वैसे हम बहुत बहस करते हैं हर छोटी छोटी बात पे, इसमें ये नहीं हुआ, उसमें वो नहीं हुआ, इसमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिससे भारत राष्ट्र की भूमि का सौदा कर दिया गया हो उस पर तो बोलते ही नहीं हम, बिल्कुल भी आज भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए पहचान लिया है हमने, 40,000 साल पुराना है, तो लड़ने की जरूरत ही क्या है? कंट्राडिक्शन क्या है? एक तरफ कहते हैं कि जो भारत में, हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, चलो मान लेते हैं। अगर वो हिंदू है तो फिर जनसंख्या के बढ़ने की चिंता क्यों है? हिंदू की बढ़ रही है, तो कश्मीर में हिंदू हिंदू को मार रहा है, बंगाल में हिंदू हिंदू को मार रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है आपकी बात में? 2013 में जब ये कानून बन के खड़ा हो गया, जब उसमें सेक्शन डाल दिए गए, तो मैं आपका जो शत्रु है ना, अगर शत्रु में कोई क्वालिटी होती है ना तो उससे सीखना चाहिए। गाली देने से शत्रु को आपको सिर्फ फायदा होगा ऐसा नहीं है। 1995 में जब यह अमेंडमेंट हो रहा था तब तो हम गहरी नींद में सोए हुए थे, और उन्होंने आपको जगाने के लिए इतना बड़ा कांड किया, तब भी आपने कहा नहीं हम नहीं जागेंगे। वैसे तो हमें गली मोहल्ले की खबर रखनी है, लेकिन इतने बड़े कांड के बाद भी आप नहीं जागे, तो आप कह सकते हैं कि शत्रु ईमानदार है? हम बेहया हैं, हम मक्कार हैं, हम लालची हैं, हम डरपोक हैं, हम स्वार्थी हैं, इसके लिए शत्रु को गाली मत दीजिए। 1995 में जब यह सेक्शन आया तो सबसे पहले 2005 में देश में जो मोहब्बत की निशानी है, जैसे हिंदू बच्चे बच्ची जाते हैं शादी के बाद देखने, सबसे पहले वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हुई, वो ताजमहल। ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो गई। मैडम आप खुश हैं? वो ताजमहल जो भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी देखरेख में मेरे और आपके टैक्स से लगता है, उसकी कमाई वक्फ बोर्ड के पास जाती है, वो आपके पास नहीं है। उसने इतनी बड़ी जगह को कब्जा किया, कोई किसी को पता था ये बात? नहीं पता थी आपको।
और अभी तो